So, if we look at this human performance model, I hope everybody is able to see my screen now properly. Yes, Ankita, we can see it. All right. So, if we look at this human performance model, sleep and hydration comprises of the 2/5 of the component, which is a considerable aspect. So, it is important to know a little bit more about these two aspects. All right. So, getting an athlete ready, it requires a good nutrition, mental preparation, a well conditioning, along with an appropriate sleep and hydration. So to understand this topic in a better way and in detail understanding, I will be covering this topic under the following headings. Okay, so let's go through them one by one. So definition क्या है? Sleep. It is a temporary and a reversible state of natural rest. ये एक प्राकृतिक आराम की स्थिति है जो कि reversible है और temporary है, in which आपको आपके पर्यावरण का ज्ञात नहीं होता, आपकी फिजिकली बॉडी एक्टिव नहीं होती, एंड द माइंड इज नॉट अवेयर अबाउट द बॉडी सिस्टमिक फंक्शंस विच आर ऑन 24/7. ठीक है. सो स्लीप इज अ टेम्पररी एंड अ रिवर्सिबल स्टेट ऑफ नेचुरल रेस्ट characterized by physical inactivity wherein you are not aware about the bodily functions and the environment. So importance क्या है एथलीट की लाइफ में, स्लीप का importance क्या है? So the prime factor which is a restoration of your immune function, आपकी जो immunity होती है ये आपके एलिमेंट्स को कॉम्बैट करती है, जो कि छोटी मोटी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो या आपकी इंजरीज हो, इन सब से बॉडी जब फाइट करती है तब इम्यूनिटी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, रिड्यूस्ड लेवल में जाती है, तो उसे रिस्टोर करने का जो काम है वो स्लीप के दौरान होता है. ऑल राइट. सेकेंडली आपका जो लर्निंग एंड कॉग्निशन एस्पेक्ट है, जैसे कि न्यू टेक्निक्स को सीखना, उनको मेमोराइज करना, उन्हें रिप्रोड्यूस करना, फोकस करना, डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेना, रिएक्शन टाइम का अप्रोप्रिएट होना, ये सारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं ये भी अप्रोप्रिएट स्लीप के बाद ही एनहांस होते हैं. सेकेंडली आपकी जो रिकवरी होती है बॉडी की, बी इट फिजिकल और मेंटल, ये भी स्लीप के ड्यूरेशन में ही होती है. स्लीप के दौरान कुछ ऐसे एनाबॉलिक हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो कि आपके बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करते हैं. एनाबॉलिक इज बिल्डिंग अप. सो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरॉन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये दो मेजर हार्मोन्स होते हैं जिनका आवश्यकता होती है. ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन स्थायी स्तर पे मेंटेन करने का जो काम होता है ये भी स्लीप के दौरान होता है. So overall, if you see, all these factors collectively give you an optimal performance. एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये सारे फैक्टर्स जो कि बहुत ही क्रुशियल हैं, ये स्लीप एनहांस करता है. ऑल राइट. सो ऐसा देखा गया है कि जब सीजन होता है या आपका कंपटीशन फेज है और अ नाइट बिफोर कंपटीशन, एथलीट्स कंप्लेन अबाउट रिड्यूस स्लीप. अब ये जो कंप्लेन है ये ज्यादातर दो शब्दों में रिसीव हुई है. एक कि हमें नींद लेट आती है, जिसे हम हायर लेटेंसी कहते हैं. दैट मीन्स आपको बेड पे जाने के बाद जल्दी नींद ना आना. सेकेंडली नींद तो आ गई लेकिन सुबह उठने के बाद आपको वो फ्रेशनेस नहीं रहती है. दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द स्लीप वाज पुअर, जिसे हम डिक्रीज्ड स्लीप एफिशिएंसी कहते हैं. ओके. सो ये जो डिप्राइव्ड फेज ऑफ स्लीप है, इससे क्या होता है? साइंस ये कहता है कि अगर एक दिन में आपकी स्लीप 1.5 घंटे से डिप्राइव्ड हुई है, जो कि एक कंसिडरेबल टाइम है आपके एंटायर स्लीप का, उसमें से अगर 1.5 घंटे की नींद कॉम्प्रोमाइज हुई है फॉर XYZ रीजन, नेक्स्ट डे आपका अलर्टनेस 32% से एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. सो अगर ये बहुत ही एक्यूट फेज में है, जैसे कि कुछ दिनों की ही बात है जब से आपकी नींद डिप्राइव्ड है, सो आप क्या चीजें फेस कर सकते हैं? जैसे कि आपका कंसंट्रेशन और अलर्टनेस दिन में अच्छा नहीं रहेगा, आपको काफी भूख लगेगी,
माइंड काफी स्ट्रेसफुल रहेगा और आप कॉग्निटिव फंक्शंस अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाओगे। कॉग्निटिव फंक्शन से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके डिसीजन मेकिंग्स, आपका रिएक्शन टाइम, आपका स्किल लर्न करने की क्षमता, ये सब कुछ हैम्पर हो जाती है। एंड इन द लॉन्ग रन अगर ये चीज काफी समय तक इस तरह से है तो आपको क्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं, जो कि आपके बॉडी के सिस्टम्स को फायर करते हैं, जिस वजह से आपको हार्ट के इश्यूज, माइंड के इश्यूज, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सारी चीजें लॉन्ग रन में हो सकती हैं। एक्सक्यूज मी। सो फैक्टर्स क्या है, क्यों, किन वजहों से स्लीप डिप्राइव्ड हो सकती है, इसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है स्पोर्ट्स रिलेटेड फैक्टर्स और दूसरा है नॉन स्पोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स। तो स्पोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स में आता है आपका एक हायर ट्रेनिंग लोड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव फेज में हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर प्रेशर, अंडर मोटिवेशन, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको एक फिजियोलॉजिकल अरोजल करता है। आपको नेचुरली ही स्लीप कम आएगी या लेट आएगी अगर ये फैक्टर है तो। सेकेंडली, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है, अगर ये अर्ली मॉर्निंग हो रहा है काफी जल्दी, या ये लेट इवनिंग में हो रहा है, ये भी आपकी एक सर्काडियन रिदम को, जो कि अपने स्लीप एंड अवेक की साइकिल को हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, इसे हैम्पर कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। कॉम्पिटिशन्स के दौरान जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होता है, या आप अपने पर्यावरण से सहमत नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल है उस पर्यावरण में, तो भी आपको स्लीप के इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट जो है, जो कि नॉन स्पोर्ट फैक्टर्स का है, उसमें आपकी पर्सनल चीजें आती हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आपने मेनली अपना नाइट का टाइम उसमें डेडिकेट कर दिया है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप देर रात में सोना या सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ही जल्द रिक्वायर्ड है, उससे भी बहुत जल्द उठ जाते हैं, नींद टूट जाती है। कुछ आपके वर्क कमिटमेंट्स है, फैमिली कमिटमेंट्स है, जो आपने अपने स्लीपिंग ड्यूरेशन में डाला है, ये सारे फैक्टर्स आपके एक अप्रोप्रिएट स्लीप का जो ड्यूरेशन है उसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आप क्या क्या महसूस कर सकते हो। आपको थोड़ी थकान जैसा लगेगा, आप काफी इरिटेबल रहोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी चीज में, मेमोरी नहीं होगी, आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे, थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में रहोगे, आप रॉन्ग बिलीव्स एंड परसेप्शंस विजुअलाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो कि डिप्राइव्ड स्लीप के सिम्टम्स होते हैं। सो इनमें से अगर कोई किसी भी सिम्टम्स को फेस कर रहा है तो इट्स टाइम टू पुट इट आउट, ओके, आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू नो दैट अगर मैं आपके स्लीप के ड्यूरेशन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती हूँ, सो जो पहला हाफ है, द फर्स्ट 50% ऑफ योर स्लीप स्पैन, इट डोमिनेट्स फॉर योर फिजिकल रिकवरी, जिसमें आपके बॉडी की रिपेयर होना, बॉडी टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं उनका रिपेयर होना, रिक्वायर्ड अडेप्टेशन, जो गुड अडेप्टेशंस होते हैं, मसल मास बिल्डिंग होते हैं, उसकी रिकवरी के लिए डोमिनेट करता है, विच इज ड्रिवन बाय योर ग्रोथ हार्मोन। ऑलराइट, और जो सेकेंड हाफ है आपके स्लीप स्पैन का, वो आपके मेंटल रिकवरी के लिए डेडिकेटेड होता है। ऑलराइट, और सेकेंडली कुछ ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिप्राइव्ड स्लीप, अगर आप कम सोए हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली सिक्रीट करती है, वो एक इम्बैलेंस में जाती है, जिसे हम कैटाबॉलिक स्टेट कहते हैं। दैट मीन्स द बॉडी इज ब्रेकिंग डाउन, ओके, विच इज नॉट गुड एट ऑल। मेलेटोनिन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्लीप को इंड्यूस करता है, नींद कब आएगी ये मेलेटोनिन डिसाइड करता है। सो नेचर ने बॉडी की रचना इस तरह से की है कि नेचुरली हमारी बॉडी मेलेटोनिन को लेट इवनिंग में सिक्रीट करती है। दैट इज वाई मेलेटोनिन जब एक ऑप्टिमम लेवल में बॉडी में पहुंचता है तो स्लीप इंड्यूस होती है। आर्टिफिशियल वे से भी आप मेलेटोनिन के सिक्रीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इन केस अगर आप हॉट वाटर या वार्म वाटर बाथ लेते हैं 20 मिनट्स का, कुछ ऐसे सेवन है, कुछ फ्रूट्स में है, जैसे कीवी, बनाना हो गया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, या अगर आप गाय का वार्म मिल्क का सेवन करते हैं,
सो ये सारी चीजें जो है ये आपके मेलेटोनिन के लेवल को ऑप्टिमाइज कर देगी, जिस वजह से आपका सर्काडियन रिदम बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम का काफी अच्छा रोल है। ये देखा गया है कि काफी हद तक इंसोम्निया, जैसे कि नींद ना आने की जो बीमारी होती है या नींद कम होने की जो बीमारी होती है, उसमें मैग्नीशियम ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है, उसने काफी हद तक इसे रिवर्स किया है। ऑल्सो अगर आप थोड़ा प्रोटीन का इंटेक लेते हैं प्रायर योर बेड टाइम, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्लीप, बट ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटीन विल हेल्प एंड एक्सेलरेट द रिकवरी प्रोसेस जो कि स्लीप के दौरान होने वाला है। ऑल राइट, सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्लीप 4 स्टेजेस में होती है, एंड ये जो साइकिल है स्टेज 1 2 3 4 से वापस वो स्टेज 1 पे जाता है। सो इन स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिससे आप एक सुपरफिशियल स्लीप से डीप स्लीप में जाते हैं एंड अगेन सुपरफिशियल स्लीप में आते हैं। सो ये मल्टीपल साइकिल्स अराउंड 8 to 10 टाइम्स होती है एक एंटायर स्लीप के ड्यूरेशन में, विच कंप्राइजेस ऑफ योर कंप्लीट स्लीप पैटर्न। इसमें जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये नेसेसरी चेंजेस होते हैं आपके रिकवरी के लिए। सो रिकमेंडेशन क्या कहता है, अगर आप चाइल्डहुड एज ग्रुप में हैं, सो 9 to 12 आवर्स ऑफ स्लीप इज सफाइस। सेकेंडली, अगर आप एडोलेसेंट एज ग्रुप दैट इज टीन एज में हैं, सो 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ। एंड अगर आप अडल्टहुड में हैं तो 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज रेकमेंडेड। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके अच्छी निद्रा के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहला है एक शांत एनवायरनमेंट। आप जिस माहौल में सोने वाले हो, आपको पहले उस माहौल की रचना इस तरफ से करनी पड़ेगी जो कि आपको एक अच्छी नींद में हेल्प कर सके। सो अगर आपका एनवायरनमेंट शांत है, एक कंफर्टेबल सूदिंग टेम्परेचर है, आपकी बेडिंग काफी कंफर्टेबल है, आप उसमें डिस्कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, अगर आपका एक स्लीपिंग रूटीन फिक्स है, जैसे कि एक फिक्स टाइम पे सोना और एक फिक्स टाइम पर उठना, ये साइकिल आप काफी टाइम से अगर फॉलो करते हो, सो आपकी नींद काफी अच्छी हो सकती है। There are few things which you should avoid, that is अगर आप स्टिमुलेंट्स लेते हैं, जैसे किसी किसी को होती है चाय कॉफी की आदत, सो इसका सेवन आप लेट इवनिंग में ना करें। ऑल्सो सोने के कुछ घंटे पहले आपको अपने आप को ब्लू लाइट्स से दूर करना है। ब्लू लाइट्स जो होती हैं ये आपके मोबाइल फोन, टैब्स, कंप्यूटर्स, टीवी, ये सारी चीजों में होती है। सो जो ब्लू लाइट होती है ये आपके मेलेटोनिन के रिलीज को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, जिस वजह से आपकी स्लीप इंडक्शन में इश्यूज आ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप डे टाइम नैप लेते हैं तो उसे आप मिड आफ्टरनून के बाद मत लीजिए, क्योंकि फिर वो आपके रात में सोने का जो समय है उसे डिस्टर्ब कर देगा। सो अगर आप आफ्टरनून लैप्स लेते हैं तो आप उसे एक अर्ली फेज में रखिए। ऑलराइट, नाउ दीज आर फ्यू एड-ऑन्स। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको, अगर आपकी ट्रेनिंग इवनिंग की है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसमें मिनिमम 4 आवर्स का गैप रखें आपकी स्लीपिंग टाइम से। अगर आप सोने के जस्ट पहले एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है वो काफी शूट अप हो जाता है, जिस वजह से उस एड्रेनालिन रश में आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। और अगर आप मॉर्निंग में जैसे कि सन बाथ लेते हैं, सो ये आपके दिन के लेथार्जिकपन को, और जो कहते हैं कि थोड़ा दिन में नींद जैसा लग रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है, इससे काफी हद तक दूर कर देगा। ये सब एड ऑन टिप्स हैं, ये अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड अ कंसिडरेबल डिफरेंस। ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि आप एक शेड्यूल के लिए अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें आप अपने स्लीप पैटर्न को नोटिफाई कर रहे हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा अनवाइंड टाइम रखिए अपने लिए, जैसे कि आप अगर समझो रात को 9:30 अगर सोने वाले हैं तो जस्ट से फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स यू कीप एन अनवाइंड टाइम। अनवाइंड मीन्स आपको अपने आप को आसपास की चीजों से अनवाइंड कर देना है, एक मी टाइम स्पेंड करना है, जिसमें जो भी आपको पसंद है, आप रीडिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
हॉट वाटर शावर ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी एक अच्छी नींद आने में मदद कर सकती हैं। I hope I am not going very fast. In case if I am, do let me know. Okay, so now we will move on to our next aspect, which is hydration. So we all know that जीव के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वाटर लॉस 2% ऑफ योर बॉडी वेट का होता है किसी भी रीजन से, बी इट ट्रेनिंग रिलेटेड और अनदर रीजंस, 2% ऑफ योर बॉडी वेट वाटर लॉस विल इम्पेयर ऑल योर मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, माइंड थिंग्स, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। दैट इज वाई 2% ऑफ बॉडी वेट लॉस इज वेरी क्रुशियल परसेंटेज, जो आपको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी होता है। सो ये क्या वेज हैं जिन रस्तों से बॉडी अपना वाटर लूज करती है। सो अगर आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, इफ यू आर फेसिंग डायरिया, वॉमिटिंग, जिसमें भी वाटर लॉस काफी ज्यादा होता है, इफ यू आर फीवरिश, या आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, तो ये सारी जो चीजें, इनमें बॉडी का वाटर लॉस आम दिनों से ज्यादा हो जाता है। ऑल्सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वाटर लॉस को अफेक्ट करते हैं, विच इज द टेम्परेचर इन विच यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका ट्रेनिंग लेवल का इंटेंसिटी क्या है, और आप किस तरह की बॉडी को बिलोंग करते हो। देयर आर फ्यू पीपल हु आर हैवी स्वेटर्स, सो उनमें वाटर लॉस काफी ज्यादा मात्रा में होता है। So there are lots and lots of benefits of water. Our body is 70% made up of water. So एक simple singular cell से लेकर बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता है। सो एक रैंडम मेजर हम देखेंगे तो उसमें ये देखा गया है कि अगर आपका बॉडी वेट मैं पाउंड्स में गिनूं, उसे मैं 2 से डिवाइड करती हूँ अगर, तो जो नंबर मुझे मिलता है, दैट अमाउंट, मतलब उतना आउंस ऑफ वाटर यू शुड बी ड्रिंकिंग। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अ पर्सन इज 120 पाउंड्स, ठीक है, विच इज अराउंड 60 kgs. दिस इज अ रफ कैलकुलेशन। सो अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो आई कम टू अ नंबर ऑफ 6. सो 60 को अगर मैं 60 आउंसेस अम्मी पता होगी करने का, ऑल राइट। So 60 ounce of water, each ounce is around 30 ml. So 60 into 30 roughly comes around to 2 liters, 1800 to 2 liters. So this much amount of water is definitely needed for you. ये एक rough estimation है. Now there are many factors which I said कि वो affect करते हैं water loss को. So appropriate आपको individually कितना water loss होता है और कितना replenish करना है, इसका calculation काफी customize होता है. This is just a random number just to give you an idea. So symptoms क्या है, मतलब अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है तो भी आप कैसे समझ सकते हो कि शायद आपको डिहाइड्रेशन है. This is an alarming signs which will help you to know that okay, you might be dehydrated. So काफी जोर से प्यास लगना, ड्राई माउथ होना, स्किन्स का काफी ड्राई हो जाना, स्किन सरफेस का, काफी थकान लगना, सर भारी होना, हेडेक होना, मसल्स में क्रैम्प्स आना, काफी डार्क कलर की यूरिनेशन होना, कंफ्यूज स्टेट होना. दिस कंफ्यूजन स्टेट इज अ वेरी सीवियर सिम्टम. ये आपको नॉर्मली नहीं होगा, बट जो बाकी के सिम्टम्स हैं ये काफी इमिडिएटली दिखाई देते हैं. सो रिकमेंडेशन क्या कहता है कि दिस इज एन ACSM का गाइडलाइन विच सेज फॉर एवरी kg ऑफ वाटर यू लूज ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग के प्री पोस्ट आप अपना वेट मेजर करते हैं. सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जितना आपको आपका वाटर लॉस हुआ है उसे आपको 1.5 गुना लीटर पानी से रिप्लेनिश करना है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 kg ऑफ वाटर लॉस किया है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, अगर आपका वेट डिफरेंस आया है 1 kg का, सो उसे आपको 1.5 लीटर पानी से रिप्लेनिश करना होगा. ठीक है.
सो पानी का सेवन आपको कब करना है? यू हैव टू हैव वाटर, कंज्यूम वाटर 2 to 3 hours prior your training session, which is around 20 ounces. ठीक है, so roughly say 1/4 of a liter. Similarly, during your training आपको 10 ounce small sips लेने हैं water के every 20 minutes. And after your training session, you have to consume 20 to 24 ounces of water, that is around 1 liter, to replenish your water reserves. ये एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो एज पर योर कंफर्ट एंड एज पर द अवेलेबिलिटी. अगर आप एक नॉर्मल ट्रेनिंग से पीरियड में हो तो सिंपल वाटर विल सफाइस, बट इन केस इफ द ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड or the training intensity is more, then you will have to replenish your electrolyte as well as energy reserves as well. So sports drink जो होता है उसमें 14 grams of carbs का component होता है जो आपको calories, that means energy provide करता है. Along with that you have sodium and potassium as well. इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो होता है, जो हम ORS लेते हैं, उसमें कार्ब्स नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम पोटेशियम आयंस है, मिनरल्स है, उसका कंपोनेंट होता है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नीड, यू हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ replenishing your water reserve. Okay, so this is a tip to understand. Every day I would recommend that you have to check out for the color of your urine. So जो पहला रो है जिसमें urine is almost transparent to pale, that shows that you are well hydrated. अगर यूरिन का कलर थोड़ा डार्किश होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेमन येलो के शेड में है, दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड. एंड जब ये थोड़ा और ज्यादा सीवियर डार्क हो जाएगा, that symbolizes that you are extremely dehydrated and immediately you should consume water to replenish your stores. All right, so by this I end up this topic. I'm open up for any conversations or any doubts if anyone has, so we can interact over here. Anybody would like to ask anything pertaining to this topic? Hello. जी साजू जी बोलिए. You have stated that you need to do urine analysis to see how much hydrated the athlete is. जी. Okay. There are athletes who are training 1 session per day or maybe 2 sessions per day. So in this case, whether you would like to have the hydration test being done early in the morning or before training session or after training session or after each and every training session? Not necessarily, because training के pre post तो आप weigh कर ही रहे हैं, so you are definitely going to replenish the stores आपके जितने भी weight loss हुए हैं उस हिसाब से. But ideally 2 times a day, morning and in the evening, I would recommend that this checking should be done, because आपके जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो थ्रू आउट द डे होते हैं. तो अगर आप रात में यूरिन एनालिसिस करते हैं तो वो आपको काफी अच्छे तरीके से इट विल गिव यू एन अप्रोप्रिएट सिग्नल, बिकॉज जितना मेटाबॉलिज्म होगा उतना वाटर कंजम्पशन होगा, उतना ही आपका बॉडी डिहाइड्रेट होने की कगार पर जा सकता है. सो 12 आवर्ली ये एनालिसिस करना वुड सफाइस द नीड. Okay. Another thing is that during hot there's training at hot and humid conditions as compared to cold climatic conditions. What is your recommendation for hydration? जैसे कि मैंने बताया, ये जो फैक्टर्स हैं जो आपके वाटर लॉस को डिटरमाइन करते हैं, ये क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस के हिसाब से वेरी करेगा. सो अगर आप मुंबई में फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका वाटर लॉस विल बी वे मोर कंपेयर्ड टू इफ यू आर डूइंग इट इन हिमाचल.
सो डिपेंडिंग ऑन वाटर लॉस कितना है, अकॉर्डिंगली आपको आपका रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टोर्स करना है. सो अगर आप ट्रेनिंग एनवायरनमेंट आपका सूदिंग उतना नहीं है, वाटर लॉस ज्यादा होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली द सेम एथलीट विल हैव टू कंज्यूम मोर वाटर इन दिस एनवायरनमेंट कंपेयर्ड टू द हिमाचल. सो ये बहुत ही वल्नरेबल चीज है जो लोकेशन, ट्रेनिंग इंटेंसिटीज के अकॉर्डिंगली चेंज होगा. सो द वाटर रिक्वायरमेंट विल कीप ऑन वेरिंग एज पर द नीड. सो जो डिमांड होगी वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई ये जो फिगर्स आए थे कि आपको डिवाइड बाय 2 करना है या बॉडी वेट, और या आपको रिप्लेनिश अगर आपने 1 kg लूज किया है तो आप उसे 1.5 लीटर्स से. सो दीज आर ऑल मल्टीपल्स. इफ यू लूज मोर बाय मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द फिगर आल्सो मोर. सो ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Okay. How good are these hydration drinks like this Gatorade, or you have yeah, this जो स्पोर्ट्स ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं, yeah. These are the ways by which अभी अगर आपकी डिमांड है कि आपको एनर्जी रिजर्व्स भी फुलफिल करने हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट रिजर्व्स भी फुलफिल करने हैं, बट दीज थिंग्स शुड नॉट मेक अ केमिकल इम्बैलेंस इन देयर डाइटरी प्रोग्राम. क्योंकि ये जो आयंस है इनके सप्लीमेंट्स भी कभी कभार दिए जाते हैं और इनके न्यूट्रिशन में भी होता है. सो दैट इज वाई अ न्यूट्रिशनल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट. सो आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो उसे एक कस्टमाइज वे में बनाएगी एज पर द एथलीट, कि एथलीट की डिमांड कितनी है, उसकी बॉडी की डिमांड कितनी है, विच विल वेरी एज पर द एथलीट्स गेम और इट्स बॉडी टाइप. सो इसे कस्टमाइज वे में बनाना बहुत जरूरी होता है, विच अ न्यूट्रिशनिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इवन बेटर. Okay, see, there are different flavors, of दैट इज drinks. व्हाट. तो उसमें से वाडा ने कितना चीजों को एक्सेप्ट किया है, कितनों को अप्रूवल दिया है, साई किन चीजों को रिकमेंड Let's करता है, say the approved ones, okay, those which are being depleted by different types of activities. For example, see, the depletion of that means hydration level depends upon, if you're doing strength training, it is different. If you're doing speed training, it's different. If you're doing endurance aerobic type of activity, it's different. So basically, if you look into the contents would be differing in under different activities. Surely, yes. So what would be your recommendations for those? That is what I'm saying कि depending on कि body analysis कैसी है उसकी और need क्या है, electrolytes और energy भी अगर आपको provide करना है तो कितनी मात्रा में जरूरत है वो analyze करना जरूरी होगा, which a nutritionist does well because they are the expertise in this. That is why each athlete will have to undergo an analysis to know their requirement as per the discipline. जैसे कि आपने बताया कि जिमनास्ट का अलग होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अलग होगा. So that is why in each and every training how much body water they are losing along with the electrolyte and energy reserves, इसका जो एनालिसिस होता है ये एक न्यूट्रिशनिस्ट करके आपको अकॉर्डिंगली ये चीज बताते हैं, तो उसे आपको फॉलो करना होगा. सो एज दे आर द एक्सपर्टीज इन दिस, दे विल बी एबल टू टेल यू अप्रोप्रिएटली ईच एथलीट्स नीड. जो ये प्रेजेंटेशन था, दिस वाज a rough idea to know the importance so that everybody knows कि अच्छा ये चीजें अगर रिकमेंडेशन हम फॉलो क्या करना है. काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितना पीना है, प्यास बुझने तक पीना है या और पीना है या कम पीना है, कभी समय नहीं मिला तो स्किप कर दिया. सो उससे एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए ये टॉपिक लिया गया था. बट फॉर डिटेल्ड एनालिसिस डेफिनेटली अ न्यूट्रिशनिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. रिकमेंडेशन मैंने बताए हैं जो वो भी वेरी करेंगे एज पर द नीड. Alright, thank you. Thank you very much. Ma'am, this so you told about people who are looking for weight loss or electrolytes, but as an athlete, when we train, we drink a lot of water while training also. So, what is the correct amount of water after training we should have? So that is what I told you. आप आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका वेइंग मशीन पे वेट चेक करोगे उसमें कितना, ये जो था ये नॉर्मल क्राउड के लिए नहीं था, दिस वाज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एथलीट्स ओनली, कि जितना बॉडी वेट आपका लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ वाटर उससे 1.5 गुना पानी आपको रिप्लेनिश करना है.
सो अगर आपने 1 kg लूज किया है, से फॉर एग्जाम्पल यू वर 50 kg प्रायर ट्रेनिंग एंड उसके बाद आप 49 kg वे करते हो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग, दैट मीन समवेयर अराउंड 1 kg वाटर लॉस हुआ है आपके बॉडी का. सो आपको 1.5 लीटर पानी पीना होगा आपके ट्रेनिंग सेशन के बाद. अंडरस्टूड? हाँ, but what if ma'am, if suppose my weight is 63 kgs, it was 63 before training and it is same as 63 after training, so how would I know? Then you will have to definitely आपका थोड़ा तो वाटर लॉस होने ही वाला है, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्वेट, प्रोवाइडेड आपने कोई रिकवरी एक्सरसाइज की है, कोई जिसमें आपने पैसिव या एक्टिव रिकवरी की है, तो उसमें इतना वाटर लॉस नहीं होगा. तो देन द अदर वेज, जैसे कि मैंने बताया आपकी प्यास कितनी है और जितने आउंसेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर आपको पीना था, जैसे कि 20 आउंसेस लेटर ऑन था, देन आप आइडल रिकमेंडेशन फॉलो करेंगे विच वाज मेंशन इन द स्लाइड की every 20 minutes you will have sips of water which will be around 10 ounces. So जो ideal recommendation है that will suffice in that scenario. Otherwise, as per the need, you will have to add on as well. I hope I answer your question. Yes ma'am, thank you ma'am. All right. गुड आफ्टरनून मैडम, मैं अशोक मेहता, बैडमिंटन कोच. नमस्कार जी, बोलिए. ओवर हाइड्रेशन से हम क्या समझते हैं? क्या हम कुछ लॉस करेंगे उसमें अंदर, या मिनरल्स कम होंगे, या किडनी का फंक्शन उसके ऊपर अफेक्ट करेगा? जी देखिए, ये एक बहुत ही वोलेटाइल सा कंसेप्ट है कि जो ओवर हाइड्रेशन होता है, नॉर्मली जो यंगस्टर्स होते हैं अराउंड 50 kg, अपनी बॉडी की रचना ही इस तरह होती है कि अगर आप ओवर हाइड्रेट हो भी जाते हो, इमिडिएटली योर किडनी फंक्शंस, अगर आपकी किडनी फंक्शंस ऑप्टिमली काम कर रहे हैं तो वो यूरिनेशन के थ्रू आपका ऑप्टिमम लेवल ले ही आएगी. बट बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आप एक्सक्लूसिवली ओवरहाइड्रेट कर दिए हो, तो उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर पानी बढ़ गया है तो डेफिनेटली सोडियम पोटेशियम कम हो गया होगा. और अगर ये काफी टाइम तक हुआ है, इन दैट केस जो इनकी कमी है, जैसे सोडियम पोटेशियम की कमी से आपको कॉग्निटिव फंक्शंस काफी इम्पेयर हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज स्टेट रहता है, तो ये भी एनालाइज करना पड़ेगा. बट मेजॉरिटी केस में अपनी बॉडी जो है उसे अपने लेवल पर ही टैकल कर लेती है, आपको उसमें मेडिकल हेल्प को सीख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक और चीज मैं इसका कनेक्शन जानना चाहता हूँ मैडम, बफर कैपेसिटी इसके साथ क्या रिलेशन रखेगी वाटर के साथ? बफर कैपेसिटी, ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी रहती है, टॉलरेंस कैपेसिटी के साथ बफर कैपेसिटी का जुड़ा रहना होता है. तो मैं इस टर्म से इतनी अवेयर नहीं हूँ बफर कैपेसिटी, बट आई वुड डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस इफ पॉसिबल. इफ यू कैन शेयर योर email ID with Dr. Blessy, so I can answer you this question on personal grounds, because being not from my domain, ये बफर कैपेसिटी मुझे थोड़ा रीड अप करना पड़ेगा. टॉलरेंस के साथ उसका जरूर कनेक्शन रहता है, whether it is a hydration or the nutrients supplied to our body, उसके साथ रहता है. टॉलरेंस मींस ऐसा होता था पहले नॉर्मली कुछ. I will get back to you on this. Kindly share your email ID with या मैं शेयर करूँगा. जी जरूर. Hello, I'm Dr. Srividya from Bangalore Center, biochemist. Yeah, Dr. Ankita, I have a few questions. For sweat analysis, how often or frequently we have to do for an athlete? Like either is a 1 week once or like 10 days once? ये भी काफी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. लाइक इन आवर सेंटर अ न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड डिपेंडिंग ऑन, अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट काफी देर तक काम करे, बिकॉज ये जो स्वेट एनालिसिस है, फ्लूइड एनालिसिस है, ये वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं. सो जैसे मैंने बताया था कि बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है. इफ समबडी इज अ हैवी स्वेटर, उसका एनालिसिस विल बी मोर फ्रीक्वेंट देन अ रेगुलर एथलीट. सो डिपेंडिंग ऑन आपका लॉस कितना हो रहा है एंड आपकी टेंडेंसी कैसी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस एनालिसिस कोई शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होता है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है. डिपेंडिंग ऑन की जरूरत कैसी है, न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करती है कि स्वेट एनालिसिस कितना फ्रीक्वेंट करना है. सेकेंड थिंग इज आपको उसके सिम्टम्स कितने फ्रीक्वेंट एंड कितने सीवियर होते हैं. अगर किसी एथलीट को ये सारे सिम्टम्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हो रहे हैं, तो उनका स्वेट एनालिसिस आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे रखना पड़ेगा. बट वो नंबर क्या है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम.
Okay, so when the coach is changing the training load, like when the load is more or like when they are reducing the load, so Right. whether you have to do the sweat analysis for an athlete to fix how much of fluids they have put in? डेफिनेटली सो दिस इज अ टाइम वेयर इन आपका जो स्वेट एनालिसिस का कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब ट्रांजिशन फेज है. सिमिलरली आई वुड रेकमेंड कि अगर क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, अगर एथलीट किसी और एनवायरमेंट में जाकर ट्रेन करने वाला है, तभी भी ये एनालिसिस करना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स. सो अगर आप ट्रेनिंग लोड चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं, या मौसम बदल रहा है, तो ये क्वार्टरली भी अगर आप करते हैं तो भी ये एक अच्छा नंबर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी एथलीट को और फ्रीक्वेंसी पे चाहिए क्योंकि उसकी नीड वैसी है, तो एक्सक्लूसिवली उसके लिए अलग से किया जा सकता है. Okay, okay. Thank you so much. And one more question, like a few athletes are asking, like, is it advisable to take the electrol like every day? So now, what is your suggestion? See, Like few athletes are having like so many doubts on this one. राइट. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक रेगुलर ट्रेनिंग में हो, आप कॉम्पिटिटिव फेज में नहीं हो, आप ऑफ सीजन में हो, दैट टाइम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्लूसिवली देने की जरूरत नहीं है. तब ओनली वाटर विल सफाइस. और सेकेंडली, हाउ कैन यू बी मोर श्योर अबाउट दिस इज, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होती है उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. दैट मीन्स द बॉडी डजंट नीड इट. Yes, तो अगर, क्योंकि क्या होगा, अगर जरूरत नहीं है और आपने प्रोवाइड किया है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्पैन का जो डिस्टर्बेंस रहता है, काफी हद तक बॉडी खुद रेगुलेट कर लेती है. अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं और इन केस वो ज्यादा है, तो आपको ऑटोमेटिकली थर्स्ट भी उतनी होगी कि आप वो एक बैलेंस कर दो, उसे एक स्तर ले आओ. लेकिन अगर ये बहुत क्रॉनिक चीज हो गई है तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं. सो आई वुड रेकमेंड कि अगर रेगुलर डे है, आपकी ऑफ सीजन प्रैक्टिस है, प्री सीजन प्रैक्टिस है, तो नॉर्मल वाटर विल सफाइस. लेकिन अगर आपको लगता है कि इंटेंस ट्रेनिंग हुई है, लोड्स चेंज किए गए हैं, कॉम्पिटिटिव फेज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसमें आपका वाटर लॉस ज्यादा है और आपका एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है, सो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोलाइट इज स्टिल सेफर. क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रिंक में काफी सारे ऐसे आई वुड से कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है. इलेक्ट्रोलाइट्स में एनर्जी नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपके मिनरल्स होते हैं. सो एंड दोज आर आल्सो इन वेरी माइक्रो लेवल पर, सो वो इतने डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे. बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि अगर जरूरत नहीं है तो आप रेकमेंड ना कीजिए, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी हो जाती है बच्चों की. तो वो उन्हें उससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेटर फेज में. Okay, thank you so much, Dr. Ankita. Thank you. It was very informative. Thank you so much. Thank you for your comments also. Ma'am, same goes for lemon juice also. See, lemon juice जो है ये आम तौर पर भी उसमें इट्स अ सिट्रस फ्रूट, ठीक है, उसमें विटामिन सी का कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है, अदर मिनरल्स आर वेरी लेस. तो इवन इफ यू कंज्यूम इट ऑन डेली बेसिस, इट विल हैव मोर बेनिफिशियल इफेक्ट्स. तो अगर आप उसे डेली बेसिस पे भी कंज्यूम करते हैं तो वो कोई हानि नहीं करेगा, प्रोवाइडेड यू हैव एनी मेडिकल एलिमेंट एंड इफ योर डॉक्टर रिकमेंड्स कि आपको लेमन या सिट्रस चीजों का सेवन नहीं करना है, ओनली इन दैट केस यू मे हैव टू प्रोहिबिट. अदरवाइज लेमन जूस एवरी डे इज ओके, प्रोवाइडेड आप उसमें एडिशनल शुगर्स फ्लेवर्स नहीं डाल रहे हैं. इट्स प्योर लेमन. बिकॉज अगर उसमें आप एडिशनल चीजें डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, कैलोरीज आ रही है, तो ये आपके न्यूट्रिशन लेवल को इम्बैलेंस कर देगा. तो अगर आपको डेली बेसिस पे से अराउंड 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना है एज पर आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने जो डिजाइन बनाया है विच इज योर नीड, उसमें अगर आप लेमन जूस में शुगर डाल रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग इट, लाइक 1 स्पून विल डेफिनेटली हैव अराउंड 500 कैलोरीज. तो उतना आप एड ऑन कर रहे हो, तो वो लूज करने के लिए आपको ट्रेनिंग लोड्स एंड ऑल एवरीथिंग चेंज करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग मेस. तो ये सारे इम्बैलेंसेस को अवॉइड करने के लिए अगर आप लेमन ले रहे हो तो एक्सक्लूसिवली फिर लेमन लीजिए, उसमें कुछ ऐड नहीं करे, कोई फ्लेवर्स ऐड नहीं करे, एडिशनल चीजें ऐड नहीं करनी है. Thank you, ma'am. All right, dear. Anybody else? कुछ डाउट्स हैं pertaining to this topic? हेलो, No? गुड आफ्टरनून मैम. कहिए. नमस्कार. काइंडली आप ये बताएं कि जो हमारे सर जी थोड़ा सा
टेक्निकल ग्लिम्स लग रहा है मुझे, थोड़ा क्लिच है, मैं क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ। नेटवर्क इशू है। Yes, now are you listening? बेटर, यस बेटर। Hello, जी जी कहिए। hello. जी सर जी कहिए। हाँ जी मैम, good afternoon. I am Yes, yes. speaking from the LNI. We are ma'am close working with the women riders also. Being a cycling coach, I had understand so many from the years कि जो हमारे women riders हैं, they are not encouraging for the hydration. जो स्पोर्ट्स लेडीज के अंदर, स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर ये होता है कि they are not taking much hydration water because of their hesitate to go to the washroom and etc. What is your opinion and how we can encourage these girls to take the more fruits? Please. तो क्वेश्चन क्या था? हाइड्रेशन लेवल को आप फ्रूट्स के थ्रू भी कंपेंसेट कर रहे हैं, राइट? या माय क्वेश्चन इज कि हम ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, women riders हैं, how we can encourage these girls to take the more fruits during the training and after the training? ओके ओके, सो सर जी ये कैसे, ये एक हैबिचुअल चीज है, आपको उनके डेली रूटीन में ये एक हैबिट को एनकलकेट करना पड़ेगा विद डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि आप कोई मोटिवेशनल चीज उन्हें बता सकते हैं, उसका प्री पोस्ट इफेक्ट बता सकते हैं कि नहीं करने से एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ है और करने से सक्सेस रेट क्या है। सो ऑल दिस मोटिवेशनल थिंग विल हेल्प देम टू ट्रिगर, और उनको जब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा तो वो डेफिनेटली उसे रूटीन में डालेंगे। एंड देन द कोचेस हैज टू एंश्योर they have to keep on checking their diary wherein they are putting in the record. So इसे आपको एक आदत बनाना पड़ेगा, ये सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। जब तक इसे आप अपने लाइफस्टाइल में नहीं डालते, बच्चे अपने लाइफस्टाइल में नहीं डालते, और वो लाइफस्टाइल में तब तक नहीं डालेंगे जब तक उनको उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होगा। एंड इवन इफ दिस गोज फॉर अराउंड, किसी भी चेंज को आने के लिए कम से कम 6 हफ्ते की जरूरत होती है। सो इन 6 वीक्स जब वो अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस देखेंगे और अपने कंप्लेंट्स में चेंजेस देखेंगे, तब वो ऑटोमेटिकली इसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो करेंगे। सो आपका जो रोल होगा वो स्टार्टिंग के 6 वीक्स में ज्यादा फोर्स करने का होगा, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, नाउ यू नो योर किड्स बेटर, आपको पता है कि आपके बच्चे किन चीजों को ज्यादा मानेंगे और किन चीजों से ज्यादा प्रभावित होंगे। सो वैसी वो वेज को ऑप्ट करते हुए आपको उन्हें इसका इम्पोर्टेंस बताना है एंड एंश्योर करना है कि वो अपने रूटीन में इसे एक हैबिचुअल वे में डाले एंड एनफोर्स्ड ना करे, क्योंकि अगर आप कोई चीज एनफोर्स करते हैं तो वो जिद में नहीं करेंगे और फिर इसका एडवर्स इफेक्ट उनको बहुत ही भारी पड़ सकता है। सो आपको इसे एक हैबिट बनाना होगा बाय knowing the tendency of, by reading the mind of your athlete, you will have to know that which way is going to work the best. I hope I answered your question. Right. आप दोबारा भी पूछ सकते हैं अगर I have left out anything. We can understand. Thank you. ऑडिबल नहीं था आपका स्टेटमेंट। इन केस इफ देयर इज एनी, आप प्लीज एक मेल कर सकते हैं, आई वुड रिप्लाई टू इट। अगर आपके किसी कंपोनेंट का जवाब सेटिस्फैक्टरी आपको नहीं लगा है तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। बस थोड़ा वो टेक्निकल क्लिच के वजह से ना मैं क्लियरली सुन नहीं पाई थी। एनीबडी एल्स? Right. ऑल राइट सर जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। किसी को और कुछ पूछना है? So should we conclude the session? Yes, Yes, I guess if there is no other question, we can conclude the session. Huh? Thank Yes, Anita ji, thank you. Very good session. you. Namaskar. Thank you, Dr. Ankita. That was a very wonderful session, and you had included everything. Actually, it was very good. So we will meet you all tomorrow at the same time, that is 12:30, for the last session of second module. So see you all tomorrow. Thank I you. would like to thank you, Blessy, as well for taking such an initiative to get all this thing on board. Thank you so Thank much. you to the entire team. Take care. Bye-bye. Take care, everyone. Have a good day.